आइए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर शुरू करते हैं। इसका लेक्चर 1 मैं शुरू करने जा रहा हूँ। लेक्चर 1 में मैं आपको है ना केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो आइए लेक्चर नंबर 1 शुरू करते हैं। लेक्चर 1, मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ए और बी दो सब्सटेंसेस हैं, एक दूसरे में चेंज हो रहा है। ठीक है ना, चीजें चेंज हो रही हैं। मान लीजिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का ए है, बी का 0 है। T1 टाइम बाद ये a माइनस x1 है, ये x1 है। T2 टाइम बाद ये a माइनस x2 है, ये x2 है। ठीक है, और बहुत समय बाद ये a माइनस x इक्विलिब्रियम है, x इक्विलिब्रियम है। मानते हैं कि समय इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर ये इसको मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 कह सकता हूं, इसको मैं AT1 कह सकता हूं, इसको मैं AT2 कह सकता हूं और इसको मैं A इक्विलिब्रियम कह सकता हूं। ऐसे ही मैं इस कॉन्सेंट्रेशन को ना B0 कह सकता हूं, इसको BT1 कह सकता हूं, इसको BT2 कह सकता हूं और डॉट 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 इसको B इक्विलिब्रियम कह सकता हूं। ठीक है, अच्छा, अब आप जानते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन, फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन आई कैन से, हम कह सकते हैं कि यहां दो रिएक्शन हो रहे हैं, ए बी में बदल रहा है और बी वापस ए में जा रहा है। मान लीजिए ए के बी में बदलने का रेट ऑफ रिएक्शन RF कह रहा हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और बैकवर्ड आने का रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो भी रिएक्शन है उसका रेट उसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इसी तर्ज पे रेट ऑफ बी को आप लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट बी इनटू कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन टू रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब समय के साथ आप देख रहे हैं कि ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लगातार घटता जा रहा है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डिक्रीजिंग। ठीक है, और बी का लगातार बढ़ता जा रहा है और फिर एक जगह जाके कॉन्सेंट्रेशन, यानी बी का कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, ए का कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, बी का कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसमें एक चीज और देखने लायक है कि शुरुआत में अगर बी का कॉन्सेंट्रेशन 0 है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन शुरू में 0 होगा, जबकि रेट ऑफ बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो 0 नहीं है शुरू में, क्योंकि इसकी वैल्यू ए है, यहाँ ए रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन का टाइम का, कैसा निकल के आना चाहिए? अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, मान लीजिए मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, ये रेट का ग्राफ है, रेट वर्सेस टाइम ग्राफ है, टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? KF इनटू, है ना, A0 का कॉन्सेंट्रेशन A है। ठीक है, तो कुछ इसकी वैल्यू होगी इनिशियली। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ए का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा थोड़ा घटता जा रहा है। ए का कॉन्सेंट्रेशन घटने की वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में कमी आ रही है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अच्छा, बी के बात की जाए, बी धीरे धीरे बढ़ रहा है, बी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी धीरे धीरे क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। इनिशियली B0 की वैल्यू 0 है, तो यहां 0 रख देंगे, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे बैकवर्ड रिएक्शन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अच्छा, ये लगातार घटता जा रहा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी ना कभी तो देखिए, एक क्वांटिटी है जो लगातार घट रही है, एक क्वांटिटी है जो लगातार बढ़ रही है। कभी तो ऐसा मोमेंट आएगा जब वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो मानते हैं कि किसी टी टाइम पर ये जाकर बराबर हो जाते हैं, रेट बढ़ते बढ़ते और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट घटते घटते और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ते बढ़ते किसी एक पॉइंट पर कांस्टेंट हो जाता है, बराबर हो जाता है, सॉरी नॉट कांस्टेंट, दोनों बराबर हो जाते हैं। अब इस सिचुएशन में होगा क्या? इस सिचुएशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हैं। ठीक है, दोनों बराबर है। अब होगा क्या, जितना ए रेट ए का बी में बदलने का और बी का ए में बदलने का बराबर है, यानी जितना ए बी में बदला उतना ही बी ए में बदल गया, यानी ना ए बदलेगा, द कॉन्सेंट देखिए, जितना कॉन्सेंट्रेशन ए का फॉरवर्ड रिएक्शन से बदल गया, घट गया होगा, बी उसको कंपनसेट कर देगा क्योंकि दोनों का रेट बराबर है।
ठीक है, दोनों का रेट बराबर है। मान लीजिए 1 सेकेंड में ये 2 मोल पर लीटर चेंज हो गया, तो ये भी 2 मोल पर लीटर वापस हो जाएगा, यानी ए का कॉन्सेंट्रेशन कभी नहीं बदलेगा। और क्योंकि दोनों बराबर है तो बी जितना बड़ा होगा उतना ही घट गया, यानी बी का कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज नहीं होगा। तो अगर ये दोनों चेंज नहीं होंगे तो फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी चेंज नहीं होगा, और रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन चेंज नहीं होगा तो फिर दोनों बराबर होंगे। फिर दोनों बराबर होंगे तो आना और जाना बराबर होगा, आना जाना कॉन्सेंट्रेशन का कम होना और बढ़ना बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो फिर कॉन्सेंट्रेशंस नहीं बदलेंगे, फिर कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदलेगा तो रेट नहीं बदलेगा। तो ये एक आप विशियस सर्कल में फंस गए। दोनों रेट बराबर है तो दोनों के पास कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, कंसंट्रेशन पे ही रेट डिपेंड करता है, इसलिए रेट भी चेंज नहीं होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि इस जैसे ये दोनों बराबर होंगे इसके बाद लगातार ये कंसंट्रेशन हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, है ना, लगातार ये जो दोनों रेट है हमेशा के लिए बराबर ही रहेंगे, कभी इनमें फिर कोई चेंज आएगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बढ़ता, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और बढ़ने लगेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और घटने लगे, ऐसा नहीं होगा। एक बार जैसे ही बराबर हो जाएंगे ये हमेशा बराबर रहेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये मैंने कहा ना कि ये इंट्रोडक्शन है केमिकल काइनेटिक्स का। इस रेट के, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर होने के बाद अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम आने से पहले किसी रिएक्शन की आप स्टडी करते हैं तो आप उसको केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। यानी कुल मिला के ये केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करना, किस रेट से ये घट रहा है, किस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन घट रहा है, किस रेट से बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है ना। रेट ऑफ रेट्स के स्टडी को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। द मोमेंट रेट स्टॉप्स चेंजिंग, जब ये रेट बदलना बंद कर देता है तो हम उस चीज को क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो आपके दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बनी गया होगा कि केमिकल काइनेटिक्स किसे कहा जाता है। आइए अब, चूंकि इस चैप्टर में खाली रेट्स की बात करनी है तो हमारा अगला टॉपिक होगा रेट ऑफ रिएक्शंस। कितने तरह के होते हैं आइए उसकी स्टडी करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है समझा जाए। मान लीजिए फिर से वैसे ही लीजिए, मान लीजिए ए बी में बदल रहा है और बी ए में बदल रहा है। इनिशियल कॉन्स्टेंट ए है, ये 0 है, ए माइनस x1, ये 0 टाइम पे है, ये t1 टाइम पे है, x1 t2 टाइम पे क्या हो जाएगा, ये a माइनस x2 और डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम पे, बहुत समय बाद जब इक्विलिब्रियम आ गया है तब ये a माइनस x इक्विलिब्रियम और x इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अच्छा अब ये कॉन्सेंट्रेशन घटते 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 कांस्टेंट हो गया, ये बढ़ते 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 कांस्टेंट हो गया। आइए इन कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाते हैं। देखिए इससे पहले जो मैंने ग्राफ बनाया था वो रेट वर्सेस टाइम था, इस बार मैं जो ग्राफ बना रहा हूं वो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम है। ठीक है, तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसा आना चाहिए। ठीक है, दिस इज टाइम या रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहते हैं, दिस इज टाइम एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए जिसको मैं ए नॉट भी कहता हूं, ए नॉट भी कहता हूं, इसको बी नॉट कह रहा हूं मैं। दिस इज ए T1, दिस इज ए T2 एंड दिस इज ए T इक्विलिब्रियम या ए इक्विलिब्रियम। दिस इज BT1, दिस इज BT2 एंड दिस इज बी इक्विलिब्रियम, बी इक्विलिब्रियम। अब होगा क्या, ए नॉट की जो वैल्यू है वो घटते घटते कांस्टेंट हो रही है। यानी मैं कह सकता हूं कि पहले कंसंट्रेशन ए नॉट था, अब कंसंट्रेशन घटते 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 कांस्टेंट हो गया। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आएगी ये ए नॉट है, मान लीजिए, सॉरी ए इक्विलिब्रियम है और ये ए नॉट वैल्यू है। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है कि बी का कॉन्सेंट्रेशन शुरू में तो 0 है, शुरू में तो 0 है और ये बढ़ते 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 कांस्टेंट हो जा रहा है। तो ये बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसे बढ़ते 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 बढ़ते, है ना, ये ऐसे कांस्टेंट हो जा रहा है। यहाँ पे आकर मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू जो है ये बी इक्विलिब्रियम है, बी इक्विलिब्रियम है। अब क्या कह सकते हैं, कोई 2 टाइम इंटरवल ले लीजिए जिसके बीच में हम इनकी स्टडी करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई एक टाइम इंटरवल है, ये T1 टाइम है जिसमें मैं T1 टाइम और
T2 टाइम के बीच में मैं है ना रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीशीज के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होने का रेट निकालना चाहता हूं। अब होता क्या है कि अगर T1 कॉन्सेंट्रेशन है और ये कॉन्सेंट्रेशन का जो ग्राफ है ये A का है और ये कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ जो है वो B का है, ठीक है ना, B का ग्राफ है, तो मैं कह सकता हूं कि T1 टाइम पर जो B का कॉन्सेंट्रेशन है वो ये कॉन्सेंट्रेशन BT1 कहलाएगा और T1 टाइम पर A का कॉन्सेंट्रेशन AT1 कहलाता है, AT1 हो जाएगा। ऐसे T2 टाइम पर जो A का कॉन्सेंट्रेशन है ये AT2 हो जाएगा, AT2, और B का कॉन्सेंट्रेशन T2 टाइम पर जो है वो BT2 कहलाएगा। एक काम करते हैं, अगर मैं यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ A निकालना चाहता हूं, मान लीजिए मैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय चेंज इन टाइम निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, AT2 माइनस AT1 बाय T2 माइनस T1, ठीक है, AT2 माइनस AT1 बाय T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। AT2 जो है यहां पर आप देख सकते हैं ये है, ठीक है, AT2 की जो वैल्यू है वो ये रही AT2 और AT1 ये है। आप देख रहे हैं कि AT1 की वैल्यू ज्यादा है, AT2 की वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है। तो हमेशा चेंज जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल निकालना चाहिए। इनिशियल टाइम T1 है, फाइनल टाइम T2 है। T2 टाइम पर A का कॉन्सेंट्रेशन AT2 है जिसकी वैल्यू कम है और T1 टाइम जो कि पहले का टाइम उस समय कॉन्सेंट्रेशन AT1 है जो कि ज्यादा है। यानी अगर मैं AT2 माइनस AT1 निकालूंगा यहां पर तो AT2 माइनस AT1 की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ A हो गया, ठीक है, नेगेटिव आ गया। आइए रेट ऑफ चेंज ऑफ B निकालते हैं, है ना, B किस रेट से चेंज कर रहा है, किस रेट से उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहा है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कैसे निकालेंगे, तो वही करेंगे, BT2, ये रहा BT2 माइनस BT1 का डिफरेंस निकालेंगे। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या था माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था किसी टाइम इंटरवल T1 से T2 के बीच में, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं BT2 ना, BT2 माइनस BT1 बाय T2 माइनस T1, मैं लिख सकता हूं T2 माइनस T1। आप देख सकते हैं कि BT2 की वैल्यू ज्यादा है BT1 से, इसलिए ये वैल्यू नेट क्या आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगी। ये जो मैं आपको रेट निकाल रहा हूं इसको कहते हैं एवरेज रेट। दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ स्पीशी। ये किसी स्पीशी के रिएक्ट करने का औसत दर है, एवरेज रेट है। और मैं देख सकता हूं यहां पर कि है ना, ये जो A के चेंज होने का रेट है वो नेगेटिव है जब A रिएक्टेंट है और B के चेंज होने का रेट पॉजिटिव है क्योंकि वो प्रोडक्ट है। तो आज मैंने एक चीज और सीखी कि एवरेज रेट निकालते कैसे हैं, और ये भी सीखा कि एवरेज रेट इज नेगेटिव इन केस ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, नेगेटिव इन केस ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के केस में ये नेगेटिव हो जाता है ना, एंड इज पॉजिटिव इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स, पॉजिटिव इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स के केस में ये एकदम पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एनी स्पीशी आ गया। अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट चाहते हैं, है ना, कि क्षणिक, उस क्षण पर क्या रेट है, तो ध्यान दीजिए क्षण कैसे डिफाइन करेंगे आप कब आप कहेंगे कि रेट इंस्टेंटेनियस है, जब इनके बीच का टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा। जब इनके बीच का टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा तो मैं कहूंगा कि आपने दो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज बहुत ही छोटे टाइम डिफरेंस में नापा है, लगभग वो इंस्टेंटेनियस रेट है। तो दूसरी चीज जो है ना, निकल के आती है क्या, दूसरा टर्म्स या दूसरा चीज निकल के आती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ स्पीशी, ठीक है। किसी स्पीशी के इंस्टेंटेनियस रेट कैसे होगा, निकलेगा, अब बड़े आराम से निकाल सकते हैं, है ना। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। इसी एवरेज रेट को अगर आप बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करते हैं तो इसको आप है ना इंस्टेंटेनियस रेट कह सकते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट को डीए बाई dt करके निकालते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स में ये डेफिनेशन है कि अगर dy डेल y बाई डेल x लिमिट
डेल एक्स टेंड्स टू 0 इज कॉल्ड dy by dx। ठीक है, जब भी हम y और x के बीच के डिफरेंस को बहुत छोटे से, y जहां x का फंक्शन है, बहुत छोटे से डिफरेंस के लिए कैलकुलेट करते हैं, उसको dy by dx कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही मैथमेटिकल डेफिनेशन लगा दिया, डेल्टा a by डेल्टा t, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 इज कॉल्ड dA by dt। ठीक है, और यहां भी वही बात आएगी, अगर ये प्रोडक्ट है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अब इस रेट को देखिए, ये जो है ये आपका एवरेज रेट है। एवरेज रेट को बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में नापते हैं तो उसको क्या कहेंगे आप, इंस्टेंटेनियस रेट। ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट है। इसी तरह से आप लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, विच विल टर्न आउट टू बी पॉजिटिव। तो इस तरह से जो है ये आप इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ये समझा दिया, और ये भी समझा दिया कि कितने तरह के रेट्स होते हैं। आइए इनके बीच का रिलेशनशिप फिगर आउट करते हैं कि इन इंस्टेंटेनियस रेट्स या इन एवरेज रेट्स के बीच में आखिर रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन रेट्स ऑफ chemical species in a chemical reaction। तो किसी केमिकल रिएक्शन में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनके आपस में रेट का क्या रिलेशनशिप होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब तक हम लोग रेट जान चुके हैं क्या है होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी स्पीशी क्या होता है समझ चुके हैं, इंस्टेंटेनियस होता है, एवरेज होता है। अब देखिए, अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये जानते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस थ्राइस हाइड्रोजन चेंजेस इनटू ट्वाइस अमोनिया। ठीक है, ये रिलेशनशिप ये एक रिएक्शन है। ठीक है, यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ नाइट्रोजन को मैं लिख सकता हूं dN2 by dt। dN2 by dt is the rate of change of nitrogen, है ना। rate of change of hydrogen is written as dH2 by dt। ठीक है, और rate of change of ammonia is dNH3 by dt। dNH3 by dt। ठीक है, अब होता क्या है कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है, आपस में दो नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, अमोनिया प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, ये बताते हैं कि चीजें किस रेशियो में रिएक्ट करती है। इसको आप है ना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कह सकते हैं, ठीक है, बताते हैं कैसे चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं। ये 1 मोल रिएक्ट करेगा तो ये 3 मोल रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये 1 मोल रिएक्ट करेगा तो ये 3 मोल रिएक्ट करेगा, यानी नाइट्रोजन जिस रेट से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन उससे 3 गुना ज्यादा रेट से रिएक्ट कर रहा है। यानी अगर मैं हाइड्रोजन का रेट 1/3 कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना, बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, ये 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो ये 3 मोल कर रहा है, ये जिसका जो रेट होगा उसका 3 गुना ज्यादा इसका रेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसके रेट को 1/3 कर दिए तो दोनों का बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एक मोल रिएक्ट करता है तो ये 2 मोल रिएक्ट करता है। अच्छा, एक चीज और, इसको कहने से पहले भी मैं एक बात और कह सकता हूं, मैं आता हूं इस बात पे फिर आ जाता हूं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, पहले तो इस चीज को समझिए कि ये रिएक्टेंट का रेट है, नेगेटिव होगा, दिस विल बी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव है क्योंकि प्रोडक्ट का रेट है। ठीक है, अब हमारी मंशा है, हमारा इंटेंशन है कि हम इनको क्या करें, इक्वेट कर दें, बराबर करें, इनके बीच का कोई रिलेशनशिप निकालें। रिलेशनशिप इज ऑलवेज इक्वल टू, कि दिस इज इक्वल टू इतना बटा इतना इक्वल टू। ठीक है, तो इनको इक्वल करने के लिए सबसे प्राइम कंडीशन है कि पहले इनका साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जो रिएक्टिंग स्पीशीज है उनके सामने, उनके रेट के सामने आप नेगेटिव लगा दीजिए तो अब ये पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये पॉजिटिव हो गए। अब इनको इक्वेट करते हैं, जब ये 1 मोल रिएक्ट करता है तो ये 3 मोल रिएक्ट करता है। इसके रिएक्शन का रेट इसके रिएक्शन का रेट जो है हाइड्रोजन से 3 गुना कम है, या कह सकते हैं इसके रेट से हाइड्रोजन का रेट 3 गुना ज्यादा है। तो आप
हाइड्रोजन के रेट को 1/3 कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। आप इसके और इसके बीच में भी कह सकते हैं, ये 1 मोल खपता है तो ये 2 मोल बनता है, तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखेंगे, मैग्नीट्यूड साइन नहीं, मैग्नीट्यूड देखेंगे तो इसके रेट ऑफ कंजम्पशन जो होगा उससे डबल होगा इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यानी 1 मोल खपेगा तो 2 मोल बनेगा, इसका रेट डबल है, इसको हाफ कर दीजिए, अब ये इसके बराबर हो गया, यानी इसके बराबर भी हो गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे मैंने रेट्स के बीच में है ना रिलेशनशिप निकाला है यहाँ पे, ठीक है, इनके रेट्स के बीच में रिलेशनशिप फिगर आउट किया है। तो आइए इस बात को अब जनरलाइज कर देते हैं। मैं देख रहा हूं कि हर एक स्पीशी के रेट को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया गया है, ठीक है, डिवाइड किया गया है। और अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है या रिएक्टिंग स्पीशी का जो रेट है वो अगर रिएक्टेंट का है तो उसके सामने आप नेगेटिव लगा देते हैं, अगर प्रोडक्ट है तो उसके सामने आप क्या लगा देते हैं, पॉजिटिव लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं चाहूं तो इस बात को जनरलाइज कर सकता हूं, क्या है ना, आई एम जनरलाइजिंग द कॉन्सेप्ट, जनरलाइजेशन। मान लीजिए अगर एक रिएक्शन है ए प्लस बी चेंजेस इनटू सी प्लस डी, ठीक है। अगर ए के रेट ऑफ रिएक्शन है, ए का रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ कंजम्पशन है डी ए बाई डी टी, बी का रेट ऑफ कंजम्पशन है डीबी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ बी इज डीबी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ सी इज डीसी बाई डी टी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी इज डी बाई डी टी। सो आई कैन से कि इसको 1 बाई ए लिखिए माइनस लिखिए, इसको 1 बाई वी लिखिए माइनस लिखिए, इसके यहाँ 1 बाई सी से डिवाइड करके प्लस कर दीजिए और 1 बाई डी से डिवाइड करके प्लस कर दीजिए, और इनको आप क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें बराबर होंगी, ठीक है। तो ये आपके रिएक्शंस के बीच का रेट निकल आया, ठीक है ना, सॉरी, जो स्पीशीज रिएक्ट कर रही हैं उनके रेट्स के बीच का रिलेशनशिप निकल आता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, आप इनको इक्वेट कर देते हो, ठीक है, इक्वेट कर देते हो, बराबर कर देते हो, देन दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी इज मैथमेटिकली कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, इसको रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। तो क्या इस बात का ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं डीए बाई डी टी लिखता हूं तो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए इन अ रिएक्शन। लेकिन जब मैं इसके सामने माइनस लिखता हूं और इसको इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करता हूं तब मैं कहूंगा ये रेट ऑफ रिएक्शन है, इस रिएक्शन का रेट है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बड़ा डिफरेंस है। अगर सिर्फ डीए बाई डी टी लिखेंगे तो इट इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए या रेट ऑफ चेंज ऑफ ए, लेकिन अगर आप सामने माइनस लगा के 1 बाई ए से डिवाइड करते हैं डीए बाई डी टी तो आप इस पूरी चीज को रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डी, rate of reaction can be expressed in terms of concentration of C, rate of reaction can be expressed in terms of B, it also can be expressed in terms of A, ठीक है। आप किसी भी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को किसी भी उसके रिएक्टिंग या प्रोडक्ट वाले टर्म के साथ, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वाले टर्म के साथ इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आप लिखते हैं डी डी बाई डी टी, देन लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी। लेकिन अगर आप इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ डी के सामने प्लस लिखकर इसको इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं तब आप इसको सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने यहां पर देखा कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीशीज के कॉन्सेंट्रेशन में जो भी चेंज आता है, ठीक है, चेंज आता है समय के साथ, वो उसके सामने नेगेटिव रखिए अगर रिएक्टेंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करिए, या प्रोडक्ट है तो प्लस लिखिए और उसको उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करिए। ये जो स्पीशी ये जो टर्म्स निकल के आते हैं इसको आप रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, रेट ऑफ रिएक्शन is 10 to the power of minus 2m per second when a particular amount of nitrogen is mixed with
some amount of hydrogen, some amount of hydrogen in a container, in a container of fixed volume, of fixed volume at particular temperature, at particular temperature. Find out the rate of consumption of hydrogen at this instance. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज, किसी रिएक्शन का रेट 10 to the power of -2 मोल्स पर सेकेंड, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड है, when a particular amount of nitrogen is mixed with some amount of hydrogen in a container of fixed volume at a particular temperature. Find out the rate of consumption of hydrogen at this instant. अब यहां पर दिया हुआ है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स किया जा रहा है, ऑफ कोर्स दे मिलकर ये अमोनिया बनाएंगे, ठीक है, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ है ना, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है 10 to the power of -2 m per second, ठीक है। अच्छा, अब कहा जा रहा है फाइंड द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन, निकालना है मुझे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन से रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, हमें मालूम है रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज, है ना, -1/3, अभी मैंने बताया है ना, रिएक्टेंट हो गए तो मैं माइनस लगा दूंगा, और 3 है तो 1/3 dH2/dt, dH2/dt लिख सकता हूं, ठीक है। ये मैंने तरीका बताया कि जो भी रेट ऑफ कंजम्पशन या प्रोडक्शन है उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, प्लस लगाइए अगर प्रोडक्ट है, माइनस लगाइए अगर रिएक्टेंट है, और इसको रेट ऑफ रिएक्शन क्या बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में ना रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन पूछा है, ये चीज पूछी गई है। अब बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं 10 to the power of -2 is equals to -1/3 dH2/dt, ठीक है, is equals to minus dH2/dt, dH2/dt is equals to 3 इधर चला जाएगा, माइनस भी इधर चला जाएगा, -3 into 10 to the power of -2 मोलर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका है ना रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन निकल के आ गया, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक फ्लॉ है, क्या फ्लॉ है कि आपने इक्वेशन ऐसे लिखा, ठीक है, कल को हो सकता है कि कोई स्टूडेंट इक्वेशन को ऐसे लिखे, ट्वाइस नाइट्रोजन प्लस 6H2 चेंजेस इनटू 4NH3, ठीक है, तब आपका रेट ऑफ रिएक्शन तो आपने डिफाइन कर रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 10 to the power of -2 m per second, ठीक है। अगर वो ऐसा इक्वेशन लिखता है केमिकल रिएक्शन का, तब क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। आप रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू -1/6 dH2/dt लिखेंगे, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 10 to the power of -2 है, इज इक्वल्स टू -1/6 dH2/dt हो जाएगा, यानी dH2/dt इज इक्वल्स टू dH2/dt इज इक्वल टू -6 into 10 to the power -2 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आंसर है ना, इसका जस्ट डबल है ये आंसर, ठीक है। तो गलती कहां है, कैसे दो आंसर्स निकल के आ जा रहे हैं, है ना, एक ही क्वेश्चन के दो आंसर्स कैसे हो सकते हैं। तो यहां पे प्रॉब्लम ये है कि आपने रेट ऑफ रिएक्शन तो डिफाइन किया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन ही गलत है। रेट ऑफ रिएक्शन तभी डिफाइंड है, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आप तभी डिफाइंड है, या रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन का तभी डिफाइंड है जब उसका रिएक्शन भी डिफाइंड हो, कि ये रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए है या ये रेट ऑफ रिएक्शन है ना इस रिएक्शन के लिए है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने इसलिए यहां रखा है ताकि आप ये लर्न कर सके कि रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली मीनिंगलेस until unless we know the reaction, ठीक है। तो मैंने क्या सीखा, बात को मैं यहां लिख देता हूं, नोटेबल बात है, नोट क्या लिख सकते हैं हम लोग, द रेट ऑफ रिएक्शन, इज
meaningless without the actual reaction, without the actual reaction। ठीक है, तो इस बात को बहुत ही ध्यान देना है कि बिना रिएक्शन मेंशन किए रेट ऑफ रिएक्शन का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, आइए अब एक क्वेश्चन और करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी को के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस थ्राइस हाइड्रोजन चेंजेस इनटू ट्वाइस अमोनिया इज 10 to the power of -3 m per second। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर रेट ऑफ रिएक्शंस दिया है तो रिएक्शन भी स्पेसिफाइड है। बिना रिएक्शन स्पेसिफाइड किए रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली मीनिंगलेस। ठीक है, अच्छा, देन फाइंड ए रेट ऑफ रिएक्शन, बी rate of reaction of nitrogen, B rate of reaction twice N2 plus thrice 6H2 twice N2 plus 6H2 changes into 4NH3, इसका rate of reaction निकालना है। फिर तीसरी चीज rate of reaction of ammonia, ठीक है, और नेक्स्ट चीज क्या, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन गिवन इन पार्ट बी of the question and using the calculated rate of the reaction, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक रिएक्शन है हमारे पास, नाइट्रोजन प्लस ट्राइस हाइड्रोजन चेंजेस इनटू ट्वाइस अमोनिया, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है इतना दिया गया है। अब रिएक्शन स्पेसिफाइड है, ठीक है, तो इसका सेंस बनता है। अब पूछा जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन। पार्ट ए करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन पार्ट ए का, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब हमको पता है कि नाइट्रोजन प्लस थ्राइस हाइड्रोजन चेंजेस इनटू ट्वाइस अमोनिया, इस रिएक्शन का जो रेट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो है 10 to the power of -3 मोलर पर सेकेंड। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी कनेक्टेड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी स्पीशी। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड कोई स्पीशी है तो उसके सामने आप माइनस लगा दीजिए और जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इस चीज की वैल्यू पता है मुझे, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पता है। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है 10 to the power of -3, so I can say 10 to the power of -3 is minus dN2 by dt, यानी dN2 by dt is equals to minus 10 to the power of -3। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया, क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ है ना नाइट्रोजन इज minus 10 to the power of -3 मोलर पर सेकेंड। ठीक है, अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, अब पार्ट बी में पूछा जा रहा है कि अगर रिएक्शन बदल दिया जाए, अगर रिएक्शन ऐसा हो जाए ट्वाइस नाइट्रोजन प्लस 6H2 चेंजेस इनटू ट्वाइस या 4 times अमोनिया, ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। देखिए, मैं यहां आपको समझाना चाहता हूं कि रिएक्शन लिखने के तरीके से, अगर रिएक्शन के लिखने का आप तरीका बदल रहे हैं, अगर आप इस रिएक्शन में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन की भी वैल्यू बदल जाएगी। पर टेस्ट ट्यूब के अंदर नाइट्रोजन जिस रेट से रिएक्ट कर रहा है, चाहे वो आप टेस्ट ट्यूब के बाहर उस रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करिए, चाहे इससे ऐसे रिप्रेजेंट करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रैक्टिकली नाइट्रोजन जिस रेट पर रिएक्ट कर रहा है वो उसी रेट पर रिएक्ट करेगा। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि रिएक्शन आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए,
है ना, किसी भी स्पीशी के चेंज होने का रेट लिखने के तरीके से बदलेगा नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा। यानी ये जो dN2/dt की वैल्यू आई है, ये इस रिएक्शन में से निकालेंगे तब भी इतनी ही निकल के आएगी, और अगर इस रिएक्शन से निकालेंगे तब भी इतनी ही निकल के आएगी। यानी मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन को मैं लिख रहा हूं यहां पे -1/2 dN2/dt लिख रहा हूं, ठीक है। मुझे इस रिएक्शन का रेट निकालना है, ठीक है। रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल्स टू -12, है ना। dN2/dt की वैल्यू इस ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए बदलेगी नहीं, ये जो निकल के आई है इतनी ही रहेगी, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी -10⁻³ मैं कह सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10⁻³ या अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका बदल दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बदल जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा ना। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। अगली चीज क्या, पार्ट सी पार्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के रिएक्शन करने का क्या रेट होगा, तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। अगर आप इस रिएक्शन से निकालना चाहते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ये लेना होगा, अगर आप इस रिएक्शन से निकालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको ये लेना होगा। दोनों तरीके से आप जब निकालेंगे अमोनिया का रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं ओरिजिनल इक्वेशन से निकालता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया यहां से निकाल रहा हूं। मैं जानता हूं कि अगर रिएक्शन में ऐसे लिखता हूं नाइट्रोजन प्लस थ्राइस हाइड्रोजन चेंजेस इनटू ट्वाइस अमोनिया, अगर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना इसका 10⁻³ दैट कैन बी रिटन एज +1/2 dNH3/dt लिख सकता हूं, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा, प्रोडक्ट है इसलिए प्लस हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू +1/2 dNH3/dt से लिखा, यानी मैं कह सकता हूं कि dNH3 है ना /dt इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये हमारे तीसरे पार्ट के का आंसर हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻3 आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट जो है हमारा डी, वो क्या कहता है, डी पार्ट कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन गिवन इन पार्ट बी, यानी ये जो रिएक्शन मैंने पार्ट बी में दिया हुआ है इसके अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, ठीक है। ये मुझे पता लगाना है, ठीक है, हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन given in part B of the equation and using the calculated rate of the reaction। तो इस रिएक्शन का जो मैंने रेट कैलकुलेट किया है वो इतना है, तो इस रिएक्शन के लिए मैं लिख सकता हूं ट्वाइस नाइट्रोजन प्लस 6H2 चेंजेस इनटू 4NH3, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू -1/2 dN2/dt हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो कैलकुलेट किया था वो कितना आया था, 5 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल्स टू -1/2 dN2/dt आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि dN2/dt इज इक्वल्स टू, आप -½ को उधर ले जाइए, क्या आ जाएगा, -2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4 dN2/dt इज इक्वल्स टू -10⁻³ मोलर पर सेकेंड, ठीक है। आपका चौथे पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने अब तक लगभग इंट्रोडक्टरी पार्ट ने इस लेक्चर में है ना खत्म कर दिया है। मैंने अब तक आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि है ना केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम से कैसे डिफरेंट होता है। मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी स्पीशी कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो। फिर मैंने रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन किया आपके लिए, है ना, अलग अलग चीजों के रेट्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया। फिर हम लोगों ने ये भी एक क्वेश्चन के मार्फत सीखा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज मीनिंगलेस अनटिल अनलेस वी स्पेसिफाई कि वो किस रिएक्शन के लिए है, और इस पे एक क्वेश्चन किया। अब इस लेक्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, आइए उनको देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। पहला कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा टेम्परेचर,
टेम्परेचर, तीसरा प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, चौथा नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स, पांचवा पीएच, सिक्स्थ प्रेशर, प्रेशर, सेवेंथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एट्थ रेडिएशन, रेडिएशन, एंड नाइन्थ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें से टेम्परेचर का जो फैक्टर है और कैटलिस्ट का फैक्टर है हम लोग है ना अरेनियस इक्वेशन या कोलिजन थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ देते हैं। तो इस सेक्शन में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और इन सब फैक्टर्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और कॉन्सेंट्रेशन के फिर डिटेल में जाएंगे कि कॉन्सेंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्ट होता है। अभी फिलहाल कॉन्सेंट्रेशन को हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन से कैसे फर्क पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो पहला कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन की जहां तक बात है तो आप जानते हैं, मान लीजिए कोई एक रिएक्शन हो रहा है, ए प्लस बी चेंजेस इनटू सी प्लस डी, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी रिएक्शन का, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसके रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के प्रोपोर्शनल होता है। होते तो ये एक्टिव मास है पर आमतौर पे रिएक्शंस बहुत ही ना डाइल्यूट फेज में होते हैं और डाइल्यूट फेज में एक्टिव मास को हम कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं। इसके बारे में मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में काफी डिटेल में बातचीत की है। दिस इज नॉट द करेक्ट प्लेस टू टॉक अबाउट इट, इसलिए मैंने है ना कह दिया कि यहाँ कंसंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन है। वैसे लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसके रिएक्टेंट के एक्टिव मास रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग है ना डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एक्टिव मास के जगह कॉन्सेंट्रेशन को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया ऐसा, यानी मैं कह सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इनटू ए का पावर ए इनटू बी का पावर बी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आता है यहाँ पे, है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आए तो आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर जाता है, ठीक है। यहाँ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और अगर आप ये इस इक्वेशन से एक चीज और सीखने को मिलती है, हम के की यूनिट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा? एम पर सेकेंड, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चंस में देखा था, है ना, इज इक्वल टू एम इज मोलैरिटी, मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर, ठीक है, मोल्स पर लीटर है। या इसको और डिटेल में लिख लो, है ना, आप लिख लीजिए, इसको क्या लिखें, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड के, ये कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर में हो जाएगा, तो मोल्स पर लीटर पावर ए इंटू मोल्स पर लीटर पावर बी। फिर लिख सकते हैं हम मोल्स पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू के मोल्स टू द पावर ऑफ ए प्लस बी बाय लीटर टू द पावर ऑफ ए प्लस बी। जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आते हैं, देखिए इसको रेट लॉ कहते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। रेट लॉ है ये। रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के जो पावर होते हैं उनका टोटल सम जो आता है, यानी यहाँ पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन है ए और बी, उनके पावर या एक्सपोनेंट टर्म्स जो हैं वो ए और बी है, इनके सम को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे मैं, अगला टॉपिक हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही है, जिससे मैं डिटेल्ड बातचीत करूंगा। अभी फिलहाल आप इतना समझिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ कोफिशिएंट्स, सम ऑफ exponents, sorry, not coefficients, exponents of concentration term in rate law equation, ठीक है। तो रेट लॉ इक्वेशन में
रेट लॉ का जो भी इक्वेशन आता है उसमें कॉन्सेंट्रेशन के जो टर्म्स है उनके पावर्स का सम जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहलाता है। इसके डिटेल में हम लोग आएंगे। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को ना हम लोग एन से डिनोट करते हैं। इट इज जनरली डिनोटेड बाय एन, ठीक है, एन से लिखा जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ अ रिएक्शन, यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं या यहां पे लिख सकता हूं क्या कि मोल्स, इस तरफ लिख सकते हैं, इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू के मोल टू द पावर ऑफ ऑर्डर बाय लीटर टू द पावर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। यानी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोल टू द पावर ऑफ 1 माइनस एन बाय लीटर टू द पावर ऑफ 1 माइनस एन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये के की यूनिट हो जाती है, के की यूनिट का फॉर्मूला आ गया। यानी आप के को ऐसे भी सकते हैं, के इज इक्वल्स टू मोल टू द पावर ऑफ 1 माइनस एन इंटू लीटर टू द पावर ऑफ n माइनस 1 पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज के, ये के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात क्या है, ये जो आज आप हमेशा इस के यूनिट्स को देखकर आप हमेशा रिएक्शन के ऑर्डर का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस ये चीज को मैंने ब्रैकेट में इसलिए किया है कि इसकी भी इंपॉर्टेंस है। कल को अगर आपको के की यूनिट दी गई है, आप पक्का उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहता है कि है ना के रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 5 पर सेकेंड, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सा ऑर्डर है। अगर के की यूनिट 5 पर सेकेंड है, के की यूनिट पर सेकेंड अगर है, ये पर सेकेंड कब आएगा, जब मोल का जो फैक्टर है और एल का फैक्टर, लीटर का फैक्टर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब ये के की यूनिट पर सेकेंड आएगी। यानी के की यूनिट पर सेकेंड तब आएगी जब ये वैल्यू 1 माइनस एन जो है वो 0 हो जाए, यानी एन की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। यानी ये कैसा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने दिखाया, समझाया आपको कि जी हाँ बिल्कुल, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सीधे सीधे कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है ना। टेम्परेचर और कैटलिस्ट के फैक्टर्स के बारे में स्टडी हम लोग, है ना, आगे करेंगे। वो फैक्टर्स भी यहाँ इनकॉर्पोरेटेड है। कल कुछ हम इस के को और बाइफरकेट करेंगे और डिटेल में जाएंगे तो पता चला इसमें टेम्परेचर का भी फैक्टर होगा और एक्टिवेशन एनर्जी का भी फैक्टर होगा, पर इसके बारे में हम लोग लेटर हाफ ऑफ द चैप्टर में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन पढ़ लिया, इनके बारे में बातचीत बाद में होगी। अगला टॉपिक है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो आइए नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे बातचीत करते हैं। फोर्थ टॉपिक हो जाएगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन के होने में नेचर ऑफ रिएक्टेंट का बड़ा रोल है, ठीक है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसा रोल है देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास दो रिएक्शंस हैं, दो रिएक्शंस हो रहे हैं। पहला रिएक्शन है क्या कि पहला रिएक्शन है ये कि H हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज चेंजिंग इनटू ट्वाइस HCl गैसियस, ये एक रिएक्शन है, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन है कि, है ना, AgNO3 aqueous प्लस NaCl aqueous इज चेंजिंग इनटू, ठीक है, चेंजिंग इनटू AgCl solid, AgCl solid प्लस NaNO3 aqueous। अब ध्यान दीजिएगा यहां क्या हो रहा है, आइए इसके डिटेल में जाते हैं, ठीक है। हम इसके डिटेल में चलते हैं। हो क्या रहा है, पहले इस रिएक्शन को होने के पहले हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ा गया होगा, फिर क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ा गया होगा, फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बनाए होंगे एक बार, और फिर अगले हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिलकर HCl बनाया होगा तीसरी बार, ठीक है। तो यहां बॉन्ड मैंने ब्रेक किया, यहां बॉन्ड मैंने ब्रेक किया, और यहां पर मैंने बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, लेकिन आयनिक चीजें जब भी पानी में घुली होती हैं, आपको पता है वो ऑलरेडी डिसोसिएटेड होती हैं। यानी इसके अगर हम डिटेल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, ये Ag प्लस एक्वस है ही, ये NO3 एक्वस है ही, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जब AgNO3 एक्वस लेंगे तो उसमें सिल्वर और नाइट्रेट आयन शुरू से ही अलग, उनको तोड़ने की जरूरत नहीं है। और NaCl लेंगे तो उसमें Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस पहले से ही अलग अलग है। तो होगा क्या,
है ना, सिर्फ आपको Ag और Cl मिलकर AgCl बन जाएंगे, यही रिएक्शन हो रहा है। बाकी अगेन Na प्लस एक्वस और नाइट्रेट एक्वस अलग अलग है, यहाँ पे नाइट्रेट एक्वस अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं, है ना, ये कोवेलेंट रिएक्शन कह सकते हैं। इसमें सारे बॉन्ड्स कोवेलेंट हैं, कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, जबकि ये रिएक्शन आयनिक रिएक्शन है। ठीक है, दिस रिएक्शन कैन बी टर्म्ड एज कोवेलेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड जो है बन रहे हैं और टूट रहे हैं। जबकि इस रिएक्शन को हम लोग आयनिक रिएक्शन कह सकते हैं, आयनिक रिएक्शन कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि कौन सा फास्ट होगा, नो डाउट आयनिक रिएक्शन फास्ट होगा, इसलिए क्योंकि इसमें तोड़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ी, सिर्फ ये दोनों मिलकर जुड़ जा रहे हैं। ठीक है, जबकि इसमें क्या है, पहले तोड़ना है फिर जोड़ना। ठीक है, तो वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो मैंने क्या सीखा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। आयनिक रिएक्शंस आर कंपेयर्ड टू बी फास्टर देन कोवेलेंट रिएक्शंस। ठीक है, मैंने यहां पे सीखा कि जनरली आयनिक reactions are faster than covalent reactions। ठीक है, तो मैंने देखा कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट का भी रेट ऑफ रिएक्शन का है काफी फर्क पड़ता है। अब अगली चीज क्या बात की जाए, पीएच की। हाउ डज पीएच अफेक्ट्स द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन? तो बड़ा सिंपल है, इसको भी समझना। कोई भी रिएक्शन जिसमें H प्लस इन्वॉल्व होगा वो पीएच सेंसिटिव हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, है ना, पॉइंट नंबर 5, पीएच आप देख सकते हैं, कोई भी रिएक्शन जिसमें H प्लस इन्वॉल्व होगा वो पीएच सेंसिटिव होगा। फॉर इंस्टेंस आप कह सकते हैं कि मान लीजिए एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ले लीजिए। एक ईस्टर लिया आपने, ईस्टर लिया और इसको एसिड से एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस कर रहा है, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और ये चीज हाइड्रोलाइज कर जा रही है। हाइड्रोलिसिस होता है वाटर का जुड़ जाना, H इधर, OH इधर, H इधर, क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस C2H5OH। ये एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों पर डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करता है, क्या, कैटलिस्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे और इस ईस्टर के कॉन्सेंट्रेशन पे, CH3COO C2H5 के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो मैं कह सकता हूं कि इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पीएच पे डिपेंड करेगा। अगर आप H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 1m रखेंगे रेट कुछ होगा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आप 2m कर देंगे रेट डबल हो जाएगा। ठीक है, और H प्लस के बदलने से pH बदलता है, सिंस वी नो दैट pH इज इक्वल्स टू, है ना, माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो मैंने सीखा अभी अभी कि जी हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय, है ना, चेंज इन pH ऑफ द सिस्टम। मैं लिख सकता हूं यहां pH, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दोज reactions is affected by change in pH which have H plus ion in reaction, H plus ion involved in the reaction, which have H plus ion involved in the reaction। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गया कि पीएच पर कैसे डिपेंड करता है। अच्छा, अगली चीज 6 पॉइंट क्या है, प्रेशर पर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। आइए इसको भी देखते हैं। जहां तक प्रेशर की बात है, प्रेशर पर डिपेंडेंस बड़ा सिंपल है, हाँ, लेकिन गैसियस चीजें होनी चाहिए। जैसे 6 पॉइंट प्रेशर, आपको पता है कि अगर रिएक्शन गैसियस है, मान लीजिए हाइड्रोजन गैसियस प्लस नाइट्रोजन गैसियस चेंजेस इनटू ट्वाइस अमोनिया गैसियस, तो हमें तो ये तो मालूम है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कहीं ना कहीं नाइट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर कोई रिएक्टेंट है ये दोनों, तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, मैं आगे बताऊंगा कि जरूरी नहीं कि यही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ही इसके पावर में हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन होता है। मैं इसके बारे में अभी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में बताऊंगा एक्सपेरिमेंटली,
है ना, इसको डिटरमाइन किया जाता है। आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि यही वैल्यूज यहां पे होंगी। तो मान लिया कि एक रिएक्शन है जिसका रेट ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, नाउ सिंस इट इज अ गैस, चूंकि ये गैस है, ठीक है, देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि उस गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हैं। आइए मैं हाइड्रोजन गैस के लिए, है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाता हूं। तो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर into volume is equals to number of moles of hydrogen into RT. Partial pressure of hydrogen is equals to number of moles of hydrogen by V into RT. अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू आरटी। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज समवॉट डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो प्रेशर पे डिपेंडेंट है। तो अगर प्रेशर, तो मैं कह सकता हूं कि ये रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो प्रेशर पे डिपेंडेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर। सो आई कैन से कि प्रेशर पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने लगभग 6 बातें आपसे कर ली हैं। मैंने आपको समझाया है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, पीएच और प्रेशर। टेम्परेचर के बारे में आपको लेटर हाफ में बताऊंगा, इसके बारे में भी लेटर हाफ बताऊंगा। आइए अगली चीज जो देखी जाए वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये किसी रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है इसको भी जानते हैं, ठीक है। 7th पॉइंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए, हर चीज किसी ना किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके ही रिएक्ट करती है, ठीक है। सॉल्वेंट जितना पोलर होगा, सॉल्वेंट की पोलर नेचर जितना ज्यादा होगा उतना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा। एप्सिलॉन इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि किसी सॉल्यूशन का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो इसका मतलब समझना चाहिए कि वो सॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा क्या है, पोलर है। अच्छा, अब अगर कोई रिएक्शन पोलर है, अगर कोई सॉल्वेंट पोलर है, तो याद रखिए आयनिक रिएक्शंस, आयंस भी पोलर होते हैं, ठीक है। आयंस जो है कैटायन, एनायन या जो आयनिक कंपाउंड्स है वही पोलर होते हैं। तो याद रखिए आयनिक रिएक्शंस जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट में फास्ट होंगे, उनका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक का फंडा चलता है, ठीक है। जैसी चीज होती है वैसे में घुलना पसंद करती है। तो अगर आयनिक चीजें पोलर होती हैं तो वो पोलर सॉल्वेंट में घुलना पसंद करेगी। यानी मैं कह सकता हूं कि इफ रिएक्शन इज आयनिक देन रेट विल बी फास्टर इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। रेट विल बी फास्टर इन पोलर सॉल्वेंट, विच इंप्लाइज कि ऐसा सॉल्वेंट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, ज्यादा हो। तो मैं कह सकता हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा वो सॉल्वेंट पोलर, और पोलर सॉल्वेंट में आयनिक रिएक्शंस फास्ट होंगे, क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। उल्टा भी हो जाएगा, ठीक है, क्या उल्टा भी हो जाएगा। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो सॉल्वेंट पोलर होगा, सॉल्वेंट अगर पोलर होगा, उसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, तो कोवलेंट रिएक्शंस जो हैं, रिएक्शन का जो रेट है वो फास्ट स्लो हो जाएगा। कोवलेंट रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ऐसा इसलिए कोवलेंट रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड जनरली नॉन पोलर होते हैं, और सॉल्वेंट अगर आप पोलर लेंगे तो अनलाइक थिंग्स डोंट डिसॉल्व इन ईच अदर, ठीक है। तो सारांश क्या निकला कि अगर आयनिक रिएक्शन है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट का ज्यादा होने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, जबकि अगर रिएक्शन कोवलेंट है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आप सॉल्वेंट का बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल हिसाब किताब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी। बात की जाए रेडिएशन की, रेडिएशन का भी बहुत प्रोफाउंड इंपॉर्टेंस होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, अगर वो रिएक्शन रेडिएशन पे डिपेंडेंट है।
फॉर इंस्टेंस फोटोसिंथेसिस ले लेते हैं, ठीक है। 8th पॉइंट है रेडिएशन। रेडिएशन से यहां मेरा मतलब है लाइट, ठीक है, लाइट से मतलब है। अब आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में, है ना, फोटोसिंथेसिस के केस में एक पत्ते पे, एक पत्ता है मान लीजिए, ठीक है, इस पत्ते पे वाटर तो आ ही जाता है, इट हैज वाटर, इट हैज CO2, लेकिन रात में रिएक्शन नहीं होता है। रेट ऑफ रिएक्शन एट नाइट, रेट ऑफ रिएक्शन एट नाइट इज जीरो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वही दिन में भी वाटर होता है, CO2 होता है, लेकिन रिएक्शन होने लगता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर स्टार्च बनाते हैं, ठीक है, और इस काम में सनलाइट लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स होने के बावजूद अगर सनलाइट नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। यानी और जितनी इंटेंसिटी सनलाइट की बढ़ती जाएगी उतना रिएक्शन का रेट क्या होता जाएगा, फास्ट होता जाएगा। तो ऐसे केसेस जो फोटोसेंसिटिव रिएक्शंस हैं, है ना, उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डेफिनेटली इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर के प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट ऑफ reactions which are photosensitive is directly proportional to I is intensity of radiation, ठीक है, जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड कर जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि रेडिएशन के ऊपर भी कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अब अगली चीज क्या है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का भी कुछ रिएक्शंस में के ऊपर प्रोफाउंड इंपैक्ट होता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। ये 3 फैक्टर हर जगह एप्लीकेबल है, इसलिए हम लोग इस चैप्टर में इनको डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि दे आर ऑलवेज एप्लीकेबल। ऑल रिएक्शंस आर अफेक्टेड बाय कॉन्सेंट्रेशंस, 99% ऑफ देम। मैक्सिमम रिएक्शंस आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। Maximum reactions are also affected by what? Presence or absence of catalyst. But nature of reactant कभी कभी applicable होगा, कभी कभी नहीं होगा। pH जिनमें H+ होगा उनमें अफेक्ट करेगा, जिनमें नहीं होगा अफेक्ट नहीं करेगा। प्रेशर उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो जिनमें गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उन्हीं रिएक्शंस के लिए है जिसमें, है ना, सॉल्वेंट इन्वॉल्व है। रेडिएशन का इफेक्ट उन्हीं के लिए है जहां पर जो फोटोसेंसिटिव रिएक्शंस होंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी स्पेशल केसेस में ही रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस आइए इस फैक्टर को भी पढ़ते हैं। अब आपने इलेक्ट्रोलिसिस फेनोमेना देखा है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 9, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कैसे असर पड़ेगा किसी भी रिएक्शन के रेट पर। आपने सुना होगा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में आप कैटायंस और एनायंस अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर आकर डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। कैटायन एनायंस रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर आकर डिस्चार्ज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस जो फेनोमेना है इज अफेक्टेड बाय क्या, अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड घटाने बढ़ाने से, है ना, इसके अंदर करंट में चेंज आता है, ठीक है। और करंट में चेंज आएगा तो आयंस के मूव करने की स्पीड चेंज होगी, मूव करने की स्पीड चेंज होगी तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन में भी क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे कई सारे रिएक्शंस हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज डिटेल में समझ में आ गई कि कोई रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हमेशा लगेंगे, कौन से फैक्टर्स कुछ स्पेशल केसेस में लगेंगे। आइए अगली चीज सीखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इससे पहले कि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझें, पहले ये समझना चाहिए हमें कि कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं केमिकल काइनेटिक्स के पर्सपेक्टिव से, है ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। एक जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन जो होते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। सिंगल स्टेप रिएक्शंस को ना आप एलिमेंट्री रिएक्शंस भी कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरे रिएक्शंस होते हैं जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं, ठीक है।
मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं, या इनको आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। तो ऑर्डर की जहां तक बात है, ऑर्डर के को समझने के लिए आपको दोनों केसेस में जाना पड़ेगा, है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड या व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, है ना। इसमें आपका ये केस फर्स्ट हो जाएगा और ये केस सेकंड हो जाएगा। दो केसेस में ऑर्डर निकालना सीखेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। तो मैंने ये तो बता दिया कि ऑर्डर कितने, रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं। ऑर्डर क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का, मान लीजिए एक रिएक्शन दिया हुआ है ए प्लस बी चेंजेस इनटू सी प्लस डी, ठीक है। किसी भी रिएक्शन का अगर आप रेट लिखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू के ए का पावर एम एंड बी का पावर एन, अगर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो m और n जो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, इनके पावर का सम जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान देने की बात यह है कि m और n, m may be equal to a, n may be equal to b, और मैं आपकी भ्रांति दूर करूं, ऐसा भी हो सकता है कि m a के बराबर ना हो, n b के बराबर हो, या m a के बराबर हो, n b के बराबर ना हो, या m और n दोनों a और b रेस्पेक्टिवली के बराबर ना हो, ठीक है। ये चारों केसेस पॉसिबल है। यानी मैं मोटे तौर पे क्या कहना चाहता हूं, मैं मोटे तौर पे ये कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि m और n a और b ही हो, ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको पहले ही बता दूं, होते कब है, जब ये दोनों बराबर कब होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं जब रिएक्शन एलिमेंट्री हो, सिंगल स्टेप हो, ठीक है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए ये बात ट्रू है। क्यों, मैं अभी समझाऊंगा, आई विल गो इनटू डिटेल। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए, ठीक है, ये बातें ट्रू हो सकती है, मतलब जरूरी नहीं कि m और n रेस्पेक्टिवली a और b के बराबर हो, ऐसा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में होता है। अच्छा, तो आइए एक एक करके उठाते हैं। पहले सिंगल स्टेप रिएक्शन को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि क्यों उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होते हैं, ठीक है। तो केस फर्स्ट, इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में, एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है ना, सिंगल स्टेप रिएक्शन, अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप है या एलिमेंट्री है, तो मैं बताऊं आपको, एक ही स्टेप में हो रहा है। मान लीजिए ए प्लस बी इज चेंजिंग इनटू सी प्लस डी। अच्छा, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री में ये बात फेमस है कि स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मैं इसको समझाऊंगा। अब अगर एक ही स्टेप का रिएक्शन, तो सारा रेट इसी स्टेप पे डिपेंड कर रहा होगा, इसमें तो कुछ समझने के लिए है नहीं। हाँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जरूर समझने के लिए है, इसका स्कोप रहता है कि स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का क्या मतलब होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम सिंगल स्टेप की बात करें तो पूरा रिएक्शन इसी स्टेप, पूरे रिएक्शन का रेट इसी स्टेप पर डिपेंड कर रहा होगा। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जिस स्टेप पर, है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जिस स्टेप पर पूरे रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करे, उसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लगाइए, ठीक है। यही एक स्टेप है जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि इस रिएक्शन का रेट जो है ना, इसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन यही कहता है। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है ना, तो उस रिएक्शन का रेट जो है वो उसके कॉन्सेंट्रेशंस के उसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशंस रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ जो रेट जो है वो निकल के आ जाएगा के ए पावर ए इंटू बी का पावर बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है वो यहाँ पे अगर मैं इसको पी मानता, यहाँ अगर मैं इसको m और n मानता, तो आप देख सकते हैं यहाँ m और n की वैल्यू a और b के बराबर है। अगर a का पावर m होता है तो m इज a एंड n इज b, ठीक है, ऐसा हो जा रहा है। लेकिन अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो तो चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। कैसे बदलेंगे समझिएगा। केस सेकेंड, इफ द रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का केस हो, ठीक है, या मल्टी स्टेप रिएक्शन हो, मल्टी
है ना, मल्टी स्टेप रिएक्शन हो, ठीक है, मल्टी स्टेप अगर रिएक्शन है तो होगा क्या, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, है ना, नाइट्रोजन प्लस थ्राइस हाइड्रोजन चेंजेस इनटू ट्वाइस अमोनिया, ठीक है। तो ये जो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, एक्चुअली मल्टी स्टेप रिएक्शन एज सच ऐसे होता नहीं है, उसका अपना एक मैकेनिज्म होता है, उसका एक मैकेनिज्म होता है कि स्टेप वन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर मान लीजिए N2H2 बनाते हैं, फिर मैं कह सकता हूं स्टेप टू है ना, N2H2 प्लस H2 मिलकर क्या बनाते हैं, N2H4 बनाते हैं। फिर स्टेप 3 मैं लिख सकता हूं, स्टेप 3 हो जाएगा N2H4 प्लस H2 मिलकर 2 अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं कि ये रिएक्शन फास्ट है, ये रिएक्शन फास्ट है, और ये रिएक्शन स्लो है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में ये कहा जाता है कि स्लोएस्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मैं समझाता हूं कैसे। मान लीजिए आपके पास किसी जगह से निकलने के 2 रास्ते हैं, पहले रास्ते से 1 आदमी पर सेकंड निकल सकता है और दूसरे से 3 आदमी पर सेकंड निकल सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उस जगह से अल्टीमेटली फाइनली निकलने वाले लोगों की संख्या 1 ही आदमी पर सेकंड होगी, क्योंकि एक आदमी जब इससे निकल जाएगा तो इससे तो 3 निकल सकते हैं, वो बड़े आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है। तो किसी बिल्डिंग से में अगर 2 दरवाजे हैं तो उस बिल्डिंग से कितने लोग निकल रहे होंगे, जितने लोग सबसे स्लोएस्ट दरवाजे से निकल पा रहे हैं उतने लोग ही बिल्डिंग से निकलेंगे। उल्टा कर लीजिए, अगर आप ऐसा दरवाजा आगे रखते हैं जिससे कम लोग निकल पाते हैं और बड़ा दरवाजा पीछे रखते हैं, तब भी बात बदलेगी नहीं। अगर इसमें से 3 लोग पर सेकंड निकलेंगे भी तो बाहर वाले दरवाजे पर एक ही लोग निकलेंगे, वहां भीड़ इकट्ठा होने लगेगी। यानी अल्टीमेटली बिल्डिंग से कितने लोग निकल रहे हैं, उतने लोग जितने छोटे वाले दरवाजे से या स्लोएस्ट स्टेप से लोग निकल रहे हैं। ऐसा ही यहां पे भी रिएक्शन में होता है। क्या ये धीमे धीमे होगा, ये बनते ही तुरंत इसमें चेंज कर जाएगा। अगर सेकेंड स्टेप स्लो होता तो पहला स्टेप हो जाता, सेकेंड स्टेप में चीजें इकट्ठा होती और धीरे धीरे है ना सेकेंड स्टेप के अनुसार रिएक्शन चलता। अगर थर्ड स्टेप स्लो होता तो क्या होता, फर्स्ट दोनों चीजें हो जाती और थर्ड स्टेप में रिएक्शन स्लोली बढ़ता और यहां पर चीजें इकट्ठा होने लगती। अल्टीमेटली पूरा रिएक्शन जो है आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वो इस बात से उसका रेट कौन तय करता है, वो स्टेप जो सबसे स्लो चल रहा हो, ठीक है। सबसे स्लोएस्ट चलने वाला स्टेप जो है वो अल्टीमेटली इस रिएक्शन के रेट को तय करता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन उसी स्टेप के लिए लगाना चाहिए जो स्टेप रेट तय कर रहा है। तो आप इस स्टेप के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे अगर, तो लिखेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ 1 इनटू हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ 1। यानी अगर रेट आप यहां पे लिखेंगे क्या, K इंटू N2 इंटू H2, ऐसे लिखा मैंने। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इससे रेट लिखता तो मैं लिखता रेट इज इक्वल्स टू K है ना N2 का पावर 1 इंटू H2 का पावर 3, जो कि गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है वो रेट नहीं तय कर रहा, इसका रेट कौन तय कर रहा है, जो इसका क्या है सबसे स्लोएस्ट स्टेप है वो रेट तय कर रहा है, ठीक है। तो आप उसके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अनुसार रेट इक्वेशन नहीं लिख सकते, बल्कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में उसके मैकेनिज्म में उस स्टेप का पता लगाइए जो स्लोएस्ट है और उस स्टेप के अनुसार आप रेट लिखिए। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर मैं n के कोफिशिएंट को m कह रहा हूं तो m इज इक्वल टू a, बट n इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है। तो जरूरी नहीं, ये तो गलत है, ये सही इक्वेशन है। तो आप देख सकते हैं जरूरी नहीं कि ये जो वैल्यूज हैं वो यही हो, ठीक है। हाँ, कब होती है, तब होती है जब रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा हो। अगर रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है तो यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, तो इसी स्टेप के अनुसार आप लॉ ऑफ मास एक्शन लिखेंगे तो पक्का है कि ये और ये पावर्स जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। मैं अपनी बात फिर से समझा रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये जो पावर्स हैं ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से तय होंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जरूरी नहीं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम ही हो, है ना। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का सम तभी होता है
जब रिएक्शन एक स्टेप का हो। अगर रिएक्शन मल्टी स्टेप्स के होते हैं तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर यहां देख रहे हैं 2 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम कितना है 4 है, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो मैंने अभी सीखा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अब मैं डिफाइन कर सकता हूं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ दैट स्टेप व्हिच डिटरमाइंस द ऑर्डर रेट ऑफ द रिएक्शन। जैसे इस रिएक्शन, ये रिएक्शन का रेट तय कर रहा है ना, तो इन दोनों का सम ऑर्डर हो जाएगा। या यही स्टेप तय कर रहा है ना, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा। या आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन। ठीक है, ये इस इक्वेशन का पता आप एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगा सकते हैं कि भाई ये रिएक्शन हो रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंट करके इसका मैकेनिज्म निकला और इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप रेट लिख पाए हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या डिफाइन किया जा सकता है, मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन किसे कहते हैं? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, लिख सकते हैं नोट, पहली बात, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज सम ऑफ stoichiometric coefficients, stoichiometric coefficients of sum of coefficients of slowest step of reaction। slowest step मतलब rate determining step। या तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि an order of a reaction is sum of exponent या sum of powers of concentration term in experimental rate equation, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा अगली बात क्या है, ऑर्डर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसको भी समझा जाए। ठीक है, कि इन ऑर्डर्स के बारे में और स्पेशल बातें क्या है ये जानी जाए। तो मैं कह सकता हूं कि दूसरी नोटेबल बात क्या है, ये पहली नोटेबल बात है। दूसरी नोटेबल बात क्या है कि अगर है ना आप लिखते हैं कि रेट, मान लीजिए एक रिएक्शन है ए प्लस बी चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, और इसका एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसका एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन जो है निकल के आता है के ए का पावर m इंटू बी का पावर n निकल के आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब आप जानते हैं कि ये दोनों सेम नहीं है, ये देखते ही कि ये दोनों सेम नहीं है, मैं समझ गया कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अच्छा अब इन टर्म्स का क्या मतलब है, m इज कॉल्ड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a, n is called order with respect to b, and m plus n is called क्या, order of the reaction। ठीक है, तो इन टर्म्स को याद रखने की जरूरत है कि खाली m जो होगा वो आपका ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a हो जाएगा, खाली n जो होगा वो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू b हो जाएगा, और m और n जोड़कर जो भी चीज आएगी वो आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, ऑर्डर की, ऑर्डर की अगली प्रॉपर्टी ये है, अगली चीज जो नोटेबल है ऑर्डर के केस में वो ये है कि ऑर्डर जो है किसी एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, तीसरी बात क्या, ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी जीरो, fractional but never negative, मैं इसको समझाता हूं। आप रिएक्शन लिखते हैं ए चेंजेस टू प्रोडक्ट, बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि है ना रेट इज इक्वल्स टू, ऐसा आ सकता है रेट इज इक्वल्स टू के ए का पावर जीरो, यानी रेट इज कांस्टेंट। यस, ऑर्डर कैन बी जीरो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऑर्डर आपका किसी भी रिएक्शन का जीरो हो सकता है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल्स टू के ए का पावर 3/2, बिल्कुल ऑर्डर जो है
वो 1.5 भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैंने कहा ऑर्डर कैन बी जीरो, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल बट नेवर नेगेटिव। आप ऐसे नहीं लिख सकते रेट इज इक्वल्स टू के ए का पावर -1, ये नहीं लिख सकते। ऑर्डर ऑर्डर कैन नॉट बी नेगेटिव, ऑर्डर कैन नॉट बी नेगेटिव। वजह क्या है मैं समझाता हूं। अगर मान लीजिए ये नेगेटिव है तो रेट को आप क्या लिख सकते हैं, के अपॉन ए। अब मान लीजिए जब रिएक्शन खत्म होने को होगा, शुरुआत में तो ये ए है, जब बहुत समय बाद ये रिएक्शन खत्म होने को होगा तो ऑब्वियस है कभी अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स खत्म होने लगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने लगेगा, जीरो होना चाहिए। लेकिन होगा क्या यहां पे, जैसे ही आप बहुत समय बाद इसका रेट कॉन्सेंट्रेशन जीरो रखेंगे, रेट इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कॉन्सेंट्रेशन अगर जीरो हो रहा है तो रेट इनफाइनाइट हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो रहा है तो पक्का है कि उस रिएक्शन का रेट भी किधर टेंड करना चाहिए, है ना, जीरो को टेंड करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक बात कही क्या कि ऑर्डर कैन बी जीरो, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल बट ऑर्डर कैन नेवर एवर बी नेगेटिव। लेकिन इस बात में एक छोटी सी बात और ध्यान देने की है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, बट किसी एक स्पीशी के रेस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है। मतलब क्या, अगर मान लीजिए एक रिएक्शन है ए प्लस बी चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, तो आप लिख सकते हैं क्या कि, है ना, रेट इज इक्वल्स टू के ए का पावर 1, या आप ऐसा रिएक्शन लिख लीजिए, है ना, ऑक्सीजन इज चेंजिंग इनटू ओजोन। ठीक है, तो हो सकता है या ओजोन इज चेंजिंग इनटू ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। तो आप आप देखेंगे इसका जो ऑर्डर आता है वो इस तरह का आ जाएगा, 2O2 का पावर -1, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए कि ऑर्डर निकालते समय किसी एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, है ना, ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वन क्वांटिटी। या मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं, मान लीजिए अगर आपके पास कोई रिएक्शन है यहां पर, ठीक है, जो ऐसा दिखता है कि ए प्लस बी बी इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। मान लीजिए इसका जो रेट निकल के आता है, रेट ऑफ द रिएक्शन निकल के आता है वो के ए का पावर ए इंटू बी का पावर बी, या ए का पावर एम इंटू बी का पावर एन निकल के आता है, जहां एम पॉजिटिव है, इसको वैल्यू ही ले लेते हैं, 2 निकल के आता है, बी मान लीजिए -1 निकल के आता है। ठीक है, तो ये चलेगा क्योंकि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो तो पॉजिटिव ही है ना, 2 प्लस -1 यानी कितना आ गया, 1। मैंने यहां कहा, क्या कहा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन m प्लस n कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, यानी अगर ये नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है ना, लेकिन इन दोनों का सम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इसको ऐसे लिखते हैं कि रेट इज इक्वल्स टू के ए का पावर m इंटू बी का पावर n, तो मैं कह सकता हूं m कैन बी नेगेटिव, n कैन बी नेगेटिव। ठीक है, m कैन बी नेगेटिव, n कैन बी नेगेटिव, बट m प्लस n विच इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो मैंने यहाँ पे आपके ऑर्डर का ट्रीटमेंट किया, आपको ऑर्डर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ऑर्डर की और अच्छी फीलिंग के लिए ना, जब हम लोग डिटेल में जाएंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, तो ऑर्डर की समझ वहां पे और क्लियर होगी। अभी इस मोमेंट पे मैं यही कह सकता हूं कि ऑर्डर एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, जिसमें आप एक नंबर बोलकर उस रिएक्शन के कैरेक्टर के बारे में सब कुछ बता बैठते हैं। व्हेनेवर आई टॉक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मेरे दिमाग में एक इमेज बनता है कि इसका रेट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और ये रिएक्शन खत्म हो जाएगा, तमाम चीजें। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो मुझे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल जाता है, सेकंड ऑर्डर है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी, क्या होंगी मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो ऑर्डर बहुत ही अच्छी चीज है जो सिर्फ एक नंबर आपके रिएक्शन के बारे में बहुत कुछ जानकारी देता है। आइए अब छोटे मोटे क्वेश्चंस करते हैं इन चीजों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। इफ रेट ऑफ रिएक्शन, of course it is hypothetical reaction, a plus 2b changes into 3c plus d
is given by rate 1 is equals to k1 a square b का पावर 1, ठीक है, and if written as 2a plus 4b changes into 6c plus 2d, its rate is given by expression rate 2 is equals to k2 a का पावर x into b का पावर y, ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर सिमिलर कंडीशंस, अंडर सिमिलर conditions, then find the value of k2 in terms of k1 and x and y, ठीक है. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k2 and k2 x and y, ठीक है ना, ये निकालना है मुझे, ठीक है. आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं. क्या कहता है कि एक रिएक्शन है A प्लस 2B चेंजेस इनटू 3C प्लस D, और इसका जो रेट है, रेट जो है वो K1 A स्क्वायर इनटू B है, ठीक है, अच्छी बात है. और अब की एक और रिएक्शन है, अब उस रिएक्शन को ऐसे लिख दिया गया, लिखने का तरीका बदल दिया गया, ये चीज आ जाएगी 6C प्लस 2D, ठीक है. इसका रेट जो आ जाएगा, रेट 2 इज इक्वल्स टू K2 A स्क्वायर इंटू B, सॉरी K2 इंटू X इंटू Y, ठीक है, यही आ जाएगा ना, K2 X इंटू Y. अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है. अगर अब तक तो मैंने अभी थ्योरी में समझाया था कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो एक तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होते हैं, उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं होता, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं होता. हाँ, इत्तेफाक है कि ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर तब हो जाते हैं जब रिएक्शन क्या हो, सिंगल स्टेप रिएक्शन हो, ठीक है ना. तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होते हैं. और ऑर्डर किसी रिएक्शन का कैरेक्टर है, मैंने अभी कहा कि ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है. ये एक नंबर से आप पूरे रिएक्शन का पूरा कैरेक्टर बता देते हैं. ऐसे ही अब कैरेक्टर चेंज नहीं होता. तो अगर ये रिएक्शन है तो इंसान पेपर पे अगर रिएक्शन को लिखने का तरीका बदल दे, इस रिएक्शन के सारे कोफिशिएंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तब भी इस रिएक्शन का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, वो चेंज नहीं होगा, यानी ऑर्डर चेंज नहीं होगा. यानी एक चीज तो आप श्योरिटी से कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा और y विल बी इक्वल टू व्हाट, 1, ठीक है. इस पे कोई चेंज नहीं आ सकता. ऑर्डर इज रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है. वो तो भगवान ने बनाया है या नेचर ने बनाया है ना, ऑर्डर कभी बदलता नहीं. अब बात करनी है K1 और K2 की, ठीक है. तो एक काम करते हैं, मैं रेट को ऑफ द रिएक्शन लिखने का तरीका जानता हूं. किसी भी स्पीशी को लीजिए, उसका रेट ऑफ चेंज लीजिए, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करिए. अगर रिएक्टेंट है तो उसके सामने माइनस लगा दीजिए, अगर प्रोडक्ट है तो उसके सामने प्लस लगा दीजिए, ठीक है. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं -1/1 dA/dt इज रेट ऑफ द रिएक्शन विच इज इक्वल टू K1 A स्क्वायर इंटू B का पावर 1, ठीक है. और यहां पे भी मैं लिख सकता हूं. अब यहां पे रेट कैसे लिखूंगा, तो मैंने इसी लेक्चर में आपको बताया है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है का जो एक्सप्रेशन है वो रिएक्शन के लिखने के तरीके से बदल सकता है, पर इंडिविजुअली जो भी स्पीशीज जिस रेट से रिएक्ट कर रही है वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है. यानी यहां पर चूंकि मैंने रिएक्शन को लिखने का तरीका बदल दिया है, इसलिए यहां पर रेट को एक्सप्रेस करने का भी तरीका बदल जाएगा. यहां पे क्या लिखेंगे आप, -1/2 dA/dt लिखेंगे, विच इज इक्वल्स टू K2 A. मैं x की जगह 2 ही लिख रहा हूं और b की जगह 1 ही लिख रहा हूं, क्योंकि ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू एनी स्पीशी या ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑलमोस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है. तो आप इसको डिवाइड करिए. आपको पता है कि रिएक्शन को लिखने के तरीके से इंडिविजुअल
जो स्पीशी है उनके रिएक्ट करने का रेट नहीं चेंज होगा, यानी ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो जब भी आप इसको इन दोनों को डिवाइड करेंगे क्या एक्सप्रेशन आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक्सप्रेशन आएगा 2 इज इक्वल्स टू k1a स्क्वायर इंटू बी बाय k2a स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, बी भी गया, ए स्क्वायर गया, आप लिख सकते हैं 2 इज इक्वल्स टू k1 बाई k2, यानी k2 इज इक्वल्स टू k1 बाई 2। तो इस क्वेश्चन से हमें ये बात समझ में आई, कई चीजें मैंने सीखी। मैंने सीखा कि रिएक्शन का रेट बदल जाएगा, रिएक्शन का एक्सप्रेशन बदलेगा तो उसको एक्सप्रेस करने के, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का तरीका बदल जाएगा, रेट कांस्टेंट भी बदल जाएगा, लेकिन जो नहीं बदलेगा वो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इनके ऊपर डिटेल बातचीत करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।